देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको हमेशा की तरह खेती किसानी से जुड़े हुए कई विषय पर बात करते हैं और उस पर चर्चा के लिए हम आपके फ़ोन कॉल्स भी लेते हैं और साथ ही साथ उस पर जवाब देने के लिए आपके सवालों का हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक, जो आपके हर सवाल का जवाब आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आज के दो विषय जान लेते हैं। तो आज का पहला विषय है अमरूद के बागों की देखभाल और उसके साथ ही दूसरा विषय भी जान लेते हैं। हमारा दूसरा विषय है जायद कालीन मक्का की खेती। तो दोनों विषय हमने अभी आपको बताए हैं। अगर इन विषयों पर आप कोई चर्चा करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 1800-113060 1800-113061। तो दोनों टोल फ्री नंबर हमने आपको बता दिए। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717 और व्हाट्सएप के साथ साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस भी हम आपको बता देते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि दो विषय रहेंगे आज के इस खास कार्यक्रम में, अमरूदों के बागों की खेती और साथ साथ मक्का की खेती पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको अपने पहले गेस्ट से मिलवा देते हैं, जो कि हैं शंकर लाल जाट जी, और ये पूसा में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और हम इनसे चर्चा करेंगे मक्का को लेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में पधारने के लिए। नमस्कार सर। और इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी दूसरी गेस्ट डॉक्टर मधुबाला जी, और ये भी नई दिल्ली पूसा में वरिष्ठ वैज्ञानिक है। इनसे हम चर्चा करेंगे अमरूद के बागों को लेकर। और चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मक्का को लेकर। सर, आपके पास पहुंचेंगे और मक्का को लेकर आपसे सवाल करेंगे कि किस तरह से जो ये मक्का की खेती है उपयोगी होती है, कैसे की जाती है और क्या क्या इसके लिए करना चाहिए। इन शॉर्ट थोड़ी सी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए दीपशिखा जी, ऐसा है अभी हाल ही के 6-7 महीनों में भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि मक्का को इथेनॉल के लिए यूज किया जाएगा फार्म टू फ्यूल पॉलिसी के तहत। ठीक है, तो एक ऊर्जादाता, अन्नदाता से ऊर्जादाता की तरफ का जो प्रोग्राम है उसके तहत मक्का का जो पिछले 2-4 सालों में अभी देखेंगे, अभी आप इससे पहले जो कार्यक्रम था उसमें मंडी खबर में आया कि आपका जो भाव है आपका 2000 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा है। ठीक है, एमएसपी की तरफ जा रहा है। ठीक है, या एमएसपी से ज़्यादा जा रहा है। तो मक्का का ये कहूँ आपको, पिछले 20 सालों में मक्का का जो उत्पादन में वृद्धि दर है वो 5% की रही है। और उसके बावजूद भी अभी मक्का की डिमांड इतनी है कि हमें कम से कम 10-12 मिलियन टन तो मिनिमम मक्का और उत्पादन करना है आगे 2 वर्षों तक। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मक्का आप भारतवर्ष में एक अभी हमने एक कहावत डेवलप की है, उसका नाम है कि हर दिन बोई जाती है और हर दिन काटी जाती है। ठीक है, तो ये दोनों परफेक्ट है, काटी भी जाती है और बोई जाती है। तो मल्टी सीजन क्रॉप हो गई है। पहले एक खरीफ सीजन में थी और रबी सीजन में बढ़ी। रबी सीजन से आप जायद कालीन मक्का भी पिछले 8-10-5-6 सालों से बढ़ी है। तो मेरे कहने का मतलब ये एक मक्का का जो सौदा है खेती करने का, वो एक और फायदे का बनता जा रहा है। और अपने देश में जैसे मैं बताऊं कि अगर अमेरिका की बात करें, वो अपनी मक्का का जो 30-40% भाग है, जिसमें 40% उसका 150 मिलियन टन होता है, उससे बायोइथेनॉल बनाता है। ठीक है, तो वो बायोइथेनॉल डीजल में मिक्स करते हैं, पेट्रोल में मिक्स करते हैं। तो अपनी सरकार ने 20% पेट्रोल में मिक्सिंग का टारगेट लिया है और अभी 12% हम मिक्सिंग कर रहे हैं। तो जो 8% है प्लस कुछ हमारा जो पहले शुगर कैन से बन रहा था, अभी आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में कुछ शुगर की प्राइसेस बढ़ी है, शुगर की कमी है। तो सरकार का ये पूरा एक बहुत बड़े मिशन मोड पे काम कर रही है, मक्का का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। तो मेरे ख्याल से जो ये अभी तात्कालिक जो चीज़ें बनी हैं, जिसकी वजह से हम लोग सभी किसान भाइयों से निवेदन करते हैं कि भाई आप सभी इसका जो भारत सरकार की हमारी पॉलिसी है, जिसमें यह है कि कम से कम हमारा बाहर से कच्चा तेल आता है उसको हम आयात कम करें और साथ में ही हमारी जो खेती है उसको भी अधिक लाभप्रद बना सके मक्का के द्वारा। ठीक है।
तो मक्का पर काफ़ी सारी जानकारी अभी हमारे दर्शकों ने जानी, डॉक्टर सर ने बताया। चलिए अब आपको मक्का को लेकर जो हमने आपके लिए खास रिपोर्ट बनाई है वो दिखा देते हैं। जायद में फरवरी के अंत से लेकर मध्य मार्च तक मक्का की बुआई कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से पैदावार पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। 1 किलो बीज को 2.5 ग्राम थीरम से शोधित करना जरूरी होता है। आमतौर पर मक्का के लिए 18 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर और संकर मक्का की बीज दर 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर के लिए काफी रहती है। मक्का की बुआई हल के पीछे 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। जायद में मक्का की उन किस्मों को लगाते हैं जो जल्द पकने वाली होती हैं, जैसे PMH7, PMH8, PMH10, कंचन, गौरव, सूर्या, तरुण और नवीन किस्में लगाई जा सकती हैं। हरे भुट्टे लेने के लिए PEMH2, PEMH3 और बेबी कॉर्न के लिए संस्तुत किस्में जैसे पूसा संकर 1, पूसा संकर 2, पूसा संकर 3, BL78 और प्रकाश आदि प्रमुख है। मक्का की फसल के लिए खाद का उपयोग खेत की तैयारी के समय किया जाता है। उर्वरक में 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर तत्व के रूप में उपयोग करते रहें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा खेत तैयार करते समय उपयोग करनी चाहिए। मक्का की फसल में कम से कम निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पहली निराई गुड़ाई बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद और दूसरी बुआई के 30 से 35 दिनों बाद करें। की खेती पर आपने अभी एक खास रिपोर्ट देखी कि किस तरह से मक्का की जब हम खेती करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे हम अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अमरूद को लेकर बात कर लेते हैं कि अमरूद के जो बाग है उनकी देखभाल कैसे होती है, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मधुबाला जी। मधु मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि अमरूदों के जो बाग है उनकी देखभाल कैसे होती है, इस पर थोड़ा सा जो है संक्षेप में आपसे विस्तृत जानकारी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सर्दियों वाले अमरूद होते हैं जो कि अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं, तो उनकी तुड़ाई लगभग अब हर जगह ख़त्म हो चुकी है और अब किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि वो बागों की देखभाल अच्छे से करें। देखभाल से तात्पर्य यह है कि जैसे ही फल सारे टूट चुके हैं तो जो भी सूखी या बीमारी लगी हुई या जिसमें ऐसे कोई कीड़े लगे हुए हैं उन शाखाओं को वो हटा दे, और वो ये कार्य बल्कि अभी इस समय से थोड़े पहले तक खत्म हो जाना चाहिए था। बट यदि फिर भी ऐसी कोई सूखी शाखाएं रह गई हैं तो वो उसको हटा दे और बाकी सफाई का बहुत ध्यान रखें। जो भी खरपतवार है वो निकाल दे, जो भी बीज का जगह है कतारों के बीच की वहाँ पर अच्छे तरह से सफाई करें। इसके साथ ये है कि बगीचे में यदि आपको कोई कीड़ा जैसे कि एक बार्क ईटिंग कैटरपिलर होती है तो उस यदि वो है तो उसका भी निदान करें। और ऐसे पौधों के ऐसे भाग जो पत्तियां या शाखाएं जिसमें ब्लैक शूटी मोड या किसी तरह का कोई कीट लगा हुआ है उसको भी हटा सकते हैं या उसके कंट्रोल के लिए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि बार्क ईटिंग कैटरपिलर, तो आप इसकी जो पहचानेंगे कैसे, तो यदि आपके अमरूद के पेड़ पर तने पर जाले जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, एक छेद दिखाई दे रहा है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें वो कीट मौजूद है और इसके लिए आपको उसका प्रबंधन करना होगा। तो प्रबंधन के लिए आप ये कर सकते हैं कि कोई भी इंसेक्टिसाइड या आपका कैरोसिन या पेट्रोल कॉटन या किसी पुराने कपड़े में उसको भिगो दे, उस छिद्र के थ्रू किसी तार की सहायता से उसको अंदर आप डालें और फिर मिट्टी से, गीली मिट्टी से उस छेद को बंद कर दें। तो क्योंकि आपको अभी इसका प्रभाव पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे ये कीट क्या करता है कि अंदर से पेड़ को खोखला कर देता है और आगे आने वाले समय में आपका पूरा पेड़ भी सूख सकता है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। और दूसरी बात यह है कि आप गोबर की खाद ऑलरेडी मतलब पहले से ये भी डाल चुके होंगे, उसको अच्छे से मिला दीजिए और किसी तरह का कुछ
आपको लग रहा है कि किसी पेड़ में बीमारी है या कुछ है, तो उसको आप उसका निदान कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये समय होता है आपका तैयारी का कि जी बारिश के समय यदि कोई फसल आप लेना चाहते हैं तो उसकी तैयारी का, या आगे कोई कृषि कार्य करना चाह रहे हैं तो उसकी तैयारी। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में मधु मैम ने अभी हमको बताया कि अमरूद के जो बाग हैं अगर उनकी देखभाल है तो क्या कुछ उसके लिए करना चाहिए, लेकिन हमने अमरूद के बागों की देखभाल के लिए एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। इस महीने अमरूद के पेड़ों के नीचे की भूमि की जुताई कर दें। ऐसा करने से कीटों के प्यूपा नष्ट हो जाएंगे। ये समय पुराने लेकिन अनुत्पादक पेड़ों के जीर्णोद्धार के लिए भी सही है। ऐसे पेड़ों को भूमि से 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक शिरोच्छेदन करें। अमरूद की फसल बरसात और जाड़े के मौसम में आती है। ऐसे में अच्छी पैदावार के लिए सिर्फ एक फसल लेनी चाहिए। अगर बरसात वाली फसल लेनी हो तो प्रति पौधा 50 किलो देसी खाद, आधा किलो यूरिया, 11/4 किलो सुपर फास्फेट और 750 ग्राम पोटाश देनी चाहिए। अगर बरसात में फसल नहीं चाहिए तो इन महीनों में सिंचाई रोक देनी चाहिए और 15 मई तक नेप्थेलीन एसिटिक एसिड 800 PM का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करना चाहिए। नेप्थेलीन की 8 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना होगा। पहला छिड़काव 50% पुष्प खुलने पर और दूसरा इसके 20 दिन बाद करें। अमरूद में उकठा रोग के नियंत्रण के लिए 20 से 30 ग्राम वाविस्टीन 10 से 15 लीटर पानी में मिलाकर प्रति पौधा जड़ों में इस्तेमाल करें। मिलीबग से बचाव के लिए 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर क्लोरपाइरिफास का छिड़काव करें। फल मक्खी से बचाव के लिए प्रपंचों का उपयोग करें। पौधों में जिंक की कमी हो जाने पर पत्तियां छोटी और पीली पड़ जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए आधा किलो जिंक सल्फेट और आधा किलो बुझे चूने का घोल 100 लीटर पानी में बनाकर इसका छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार नई पत्तियों के आने पर करना चाहिए। किसी भी दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से करें। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी कि किस तरह से अमरूद की खेती जो है वो की जा सकती है और क्या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आप हमारे पास अपने सवाल भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। कोई जिज्ञासा है आपके मन में, कोई सवाल आ रहा है तो आप हमें इस कार्यक्रम के दौरान वो सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल एक सवाल हमारे पास आया है, ये सवाल राजस्थान से भेजा है और ये सवाल है कि मक्का की खेती में नैनो यूरिया एवं नैनो DAP का प्रयोग कैसे किया जा सकता है और क्या इसके इस्तेमाल से फसल की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये सर आपके लिए ठीक है। ठीक है, देखिए जो नैनो यूरिया और नैनो DAP है तो उसमें क्या है कि नैनो यूरिया है उसका तो छिड़काव आप पौधे जब घुटने तक की अवस्था में है या फिर आपके पौधे में जब बूटा बन गया है उस समय आप छिड़काव करेंगे तो एक तरह से ये होता है कि एक फसल उत्तेजन का काम करता है और अच्छा है। उसके अंदर आप 2 से लेकर 4 ml तक प्रति लीटर पानी में डाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा DAP का जो प्रयोग है, नैनो DAP का, उसका प्रयोग मक्का का जो बीज है, बीज उपचार करें पहले। बीज उपचार करने के बाद उसके बाद जब आपकी बुटने तक की अवस्था वाली मक्का है तो उसमें भी आप 2 से 4 ml नैनो DAP प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें। तो इसका 2 बार करना जरूरी है DAP का। और नैनो यूरिया क्योंकि हम जानते हैं कि केवल नैनो यूरिया के ऊपर ही मक्का डिपेंड नहीं रह सकती, आप वो एक बार तो वो जो आपको प्रिल यूरिया है वो देना पड़ता है, तो अदरवाइज आपको नैनो यूरिया के ज़्यादा छिड़काव करने पड़ेंगे। तो आपको DAP नैनो DAP आप 2 बार अगर करते हैं तो काफ़ी हद तक इससे आप अच्छी उपज ले सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी बीच एक फ़ोन कॉल हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक फ़ोन कॉल पे दर्शक जी, सर क्या सवाल है आपका? हेलो जी सर, सवाल क्या है आपका? अशोक जी। चलो मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, सवाल पूछिए सर अपना। जी जी जी
मैम मैं डॉक्टर साहब से सवाल था कि ये जो मक्का का बीज होता है जैसे हाइब्रिड है, क्या किसान अपने घर पे इसको किसी तरीके से बना सकता है? और कोई ट्रेनिंग के बाद जैसे भी इसकी कोई नॉलेज लेकर क्या किसान पॉसिबल है ऐसा कि किसान अपने घर पे ही हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करे? अशोक जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है और आपका और हम इसका स्वागत करते हैं। आप देखिए, जो मक्का का बीज है, जो संकर बीज है, उसको बनाने के लिए आपको नर और मादा के जो दो पौधे होते हैं वो लेने होते हैं। और जब आप नर मादा देखेंगे तो आपका जैसे आप कमर के नीचे या उससे मतलब उसकी जितना आपका संकर मक्का आता है उससे काफ़ी छोटे होते हैं। तो नर और मादा की जैसे मादा की 3 पंक्तियाँ या 4 पंक्ति और उसके साथ में नर की 1 पंक्ति लगा के इसका करते हैं। और इसके ऊपर हम कभी कभी ट्रेनिंग भी आयोजित करता है हमारा संस्थान। और हमने जो जम्मू से ये बोल रहे थे, क्योंकि मैं वो वहीं का बताता हूँ, हमने कुपवाड़ा में किसानों के खेत पे इसका अच्छे से डेमोन्स्ट्रेशन किया और कुपवाड़ा में भी मक्का का बीज उत्पादन हुआ है। ठीक है, तो आपका जो ऐसा कहीं पे भी किसान इसका बीज उत्पादन कर सकता है। इसमें बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि आपका जो जहाँ बीज उत्पादन का क्षेत्र है वो आपकी जो कॉमर्शियल बीज उत्पादन है, ठीक है, कॉमर्शियल प्रोडक्शन जिसमें आप आमद दाने के लिए कर रहे हो या और कोई मक्का है, तो वो आपकी लगभग हमारा 500 मीटर दूरी पे हो या फिर 15 दिन पहले या 15 दिन बाद में बोई हो। ठीक है, तो वो थोड़ा आपको करना पड़ता है। तो वो एक हमने देखा कुपवाड़ा की तरफ वो काफ़ी समस्या आती है, क्योंकि आपके यहाँ एक ही सीज़न है जो बारिश का सीज़न है जिसमें उत्पादन होता है। हालांकि ये बात सही है, आप अपने केवीके से, नज़दीकी केवीके से आप संपर्क करें और इसके साथ हमारे संस्थान से भी आप जुड़ सकते हैं। काफ़ी लोगों के मोबाइल नंबर उसके ऊपर हैं। जो भी किसान भाई ऐसी पहल करना चाहते हैं, जो एफपीओ ऐसी पहल करना चाहता है, तो हम उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग हो गया चाहे ऑफलाइन ट्रेनिंग हो गया, उसकी हम पूरा कोशिश करेंगे उनको बताना। उसमें काफ़ी स्टेप होते हैं जिसमें आपको मादा की जंडे के निकालने होते हैं, बाकी सब होता है। तो स्टेप बाय स्टेप काफ़ी चीज़ हम बताते हैं। और जो किसान भाई जैसे बिहार के हैं, तो हमारा एक रीजनल मैच रिसर्च बेगूसराय में एक सेंटर है, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। वो बीज उत्पादन का ही है, थोड़ा बहुत लेवल पे हम रखते हैं। आप जाके वहाँ पे प्रैक्टिकली तौर पे देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आशा करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और फोन कॉल हमारे पास आया है और ये आया है मध्य प्रदेश के सागर से। सर, क्या सवाल है आपका? विपिन जी। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मेरा सवाल अमरूद के बारे में जानना था मुझे। अमरूद की फसल मैम बरसात वाली हम लेना नहीं चाहते हैं और उसमें क्या होता है कि सड़न रोग ज़्यादा लगता है और फल मीठे भी कम होते हैं। तो इसके लिए क्या उपाय करें, क्योंकि अप्रैल में फूल आएंगे अभी, तो उसके लिए बिना रसायन के अगर कोई उपाय हो तो बताएं, ताकि हम वो सर्दियों वाली फसल लेना चाहते हैं। दूसरा सवाल ये था कि अमरूद की कटाई छटाई कब और किस महीने करनी चाहिए? बिल्कुल मधुबाला मैम, ये आपके लिए सवाल। जी विपिन जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आप बोल रहे हैं कि वर्षा ऋतु की फसल आप नहीं लेना चाहते हैं, ये बहुत सारे किसानों की चॉइस होती है, क्योंकि वर्षा ऋतु के जो फल होते हैं वो स्वाद और गुणवत्ता दोनों में ही कम होते हैं। तो इसके लिए फसल नियंत्रण के लिए बहुत सारी विधियां हैं। अमरूद के वर्षा ऋतु के जो फल होते हैं उसके लिए फूल आने का समय होता है 15 अप्रैल के बाद शुरू हो जाते हैं और ये 10 से 15 मई तक चलते हैं। और ये जो टाइम है ये चेंज हो सकता है जो लोकेलिटी है वहाँ के टेम्परेचर, तापमान के अनुसार। तो आपको करना क्या है कि ये जो ड्यूरेशन है जिसमें कि फूल आ रहे हैं, तो इस टाइम पर आपको इसका प्रबंधन करना है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसा आपने पूछा है कि बिना केमिकल के। तो यदि आपके पास जो लेबर है वो है, तो एक तरीका ये होता है कि कलियां तोड़ दी जाएं और फिर 15 दिन बाद फिर से कलियां तोड़ी जाएं, तो फूल खिलने के पहले ही कलियां हटा दी जाएं। दूसरा तरीका होता है प्रूडिंग का। तो प्रूडिंग में आप ये कर सकते हैं कि अमरूद में आपने देखा होगा कि जो नए अमरूद के जो कलियां आती हैं वो नए कल्लों पे आती हैं, नए प्ररोह पे आते हैं, जो कि हल्के हरे रंग के होते हैं। आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं, पुराने वाले जो होंगे वो भूरे रंग के होते हैं। तो जो नए हल्के हरे रंग के प्ररोह हैं उसके आधार पे एक जोड़ा पत्ती छोड़ना है और ऊपर का जितना भी भाग है उसको आपको सिकेटियर से काट देना है। तो उससे होगा ये कि जो भी कलियां वर्षा ऋतु के फलों के लिए ऊपर वाले भाग में थी वो गिर जाएंगी।
तो इस तरह से आपकी फसल कम हो जाएंगी। ये जो एक जोड़ा पत्ती कृंतन विधि है, इसके द्वारा आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो केमिकल्स हैं, यूरिया है, नेप्थलिक एसिटिक एसिड है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो आप ये विधि अपना सकते हैं। और आपने दूसरा प्रश्न पूछा था कि कटाई छटाई कैसे की जाए। आप मध्य प्रदेश के सागर से हैं, तो मैं ये बोलूँगी कि जो अभी फरवरी है, जैसी सर्दियाँ ख़त्म होती हैं उसके बाद 15 फरवरी के बाद तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। यह एक उपयुक्त समय होता है जब आप अपने बागों की कटाई छटाई कर सकते हैं। तो इस समय आप ऐसे शाखाएं जो कि आपको लग रहा है कि ये पेड़ को बहुत घना बना रही हैं, इसे काटना आवश्यक है, आप जो जिसे कहते हैं ना कि भारी मात्रा में कटाई छटाई, इस टाइम पे फरवरी में आप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जब आप फसल नियंत्रण का करेंगे तो प्रूनिंग के द्वारा जब आप करेंगे तो आपका उसमें भी आपकी कटाई छटाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और उससे भी आपके जो पेड़ का छत्रक है उसका आकार जो है वो कम होगा। जिसमें आपने नहीं किया है उसके तुलना में आधा रहेगा। बिल्कुल। तो विपिन जी, हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और भी दर्शकों के जो सवाल हैं वो हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे और चर्चा करेंगे आगे अमरूद और मक्का को लेकर। लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर, और आप देख रहे हैं हेलो किसान कार्यक्रम। और आज हम दो विषय पर बात कर रहे हैं, और उसमें से पहला विषय है मक्का की खेती और दूसरा विषय है अमरूद के बागों की देखभाल। और इसी पर हम चर्चा करते हुए आपके सवालों को भी इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। साथ ही हमारे स्टूडियो में दो गेस्ट भी मौजूद हैं जो आपके लगातार हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। फिलहाल अब अगला सवाल देख लेते हैं कि किसका है, और ये सवाल आपको बता दें कि महाराष्ट्र से आया है। महाराष्ट्र के नागझरी से सोहम भुसारे ने एक सवाल भेजा, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन कॉल पर जम्मू से। सर, क्या सवाल है आपका? बोधराज ठाकुर जी। हाँ जी सर। हाँ जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैम, हम लोग मक्का लगाते हैं ना, तो मक्का लगाते हैं, उसकी हाइट बहुत ज्यादा बनती है, बारिश की वजह बरसात तो गिर जाती है हमारी हवा के साथ। सर, मक्का को लेकर सवाल। देखिए, आप जो मक्का लगाते हैं, जैसे ही आप हाइट बढ़ाते हैं, इसकी ज़मीन से जितनी ऊंचाई पे जाएगी उतनी मक्का की हाइट अमूमन बढ़ती जाती है। जैसे जो हम मैदानी क्षेत्र में उसी सेम वैरायटी को लगाते हैं और ऊपर लगाते हैं तो उसमें 20-25% का इजाफा हो जाता है।
तो सबसे अच्छी बात है कि आप जो उत्तम किस्म के बीज है, जिसमें आपकी VL सीरीज़ की जो हाइब्रिड है उनकी हाइट काफ़ी कम जाती है, तो वो आपके गिरेंगे नहीं और उनकी उपज क्षमता भी काफ़ी अच्छी है। हमने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हमने लगा के देखा, उनको उनकी काफ़ी अच्छी है। और एक और 2 वैरायटी नाम और मैं बोल रहा हूँ, LQMH1 है और एक IMH 1417 है, जो कि आपके यहाँ शालीमार मैच हाइब्रिड के नाम से भी है, उपलब्ध है। तो अगर इस हाइब्रिड को लगाएंगे, इनका स्ट्रेचर थोड़ा छोटा रहता है, तो बिल्कुल उनकी बात ठीक है। और थोड़ा स्ट्रेचर छोटा रहेगा तो उससे क्या आपकी गिरेगी भी नहीं, और गिरने से बचाने के लिए एक काम और कर सकते हैं आप, उस पर जब आपकी 25 से 30 दिन की हो मक्का, तो आप मिट्टी चढ़ाने का काम ज़रूर करें, है ना। तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और क्योंकि आपकी उर्वरक शक्ति काफ़ी अच्छी है, तो आप थोड़ा सा खाद के प्रबंधन के ऊपर भी ध्यान दें। थोड़ा सा अगर आप 10-20% कम करेंगे तो मुझे आशा है कि आप इसका प्रबंधन करें। तो आपको बहुत ही समेकित प्रबंधन करना है, जिसमें वैरायटी के चुनाव से लेकर और लास्ट में मिट्टी चढ़ाने और खाद देने तक का, तो आपकी मक्का गिरेगी नहीं। हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। जैसे कि हम इससे पहले बात कर रहे थे कि एक सवाल हमारे पास आया हुआ है, और ये महाराष्ट्र के नागझरी से सोहम भोसारे जी ने भेजा, और सवाल है कि मक्का की कौन सी वैरायटी ज़्यादा उत्पादन देती है। सर, आपके लिए सवाल। देखिए सोहम जी, ये काफ़ी क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है और आपके जगह पे डिपेंड करता है, और सबसे अच्छा जो मक्का का उत्पादन देने की क्षमता रखते हैं वो है एकल संकर मक्का। ठीक है, अब काफ़ी किसानों के दिमाग में और काफ़ी पॉलिसी मेकर के दिमाग में भी रहता है कि संकर बिल्कुल ख़राब चीज़ है। देखो, हम लोग जितनी भी वैरायटी बनाते हैं, कोई भी नई चीज़ नहीं बनाते हैं, उसमें क्या है कि जोड़ तोड़ का काम करते हैं, मतलब जिसमें अच्छी चीज़ होती है, जिसमें कीड़े नहीं लगते हैं, बीमारी नहीं लगती, उसको आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के बाद हम लोग उसका ये चीज़ लगाते हैं। तो इसलिए मैंने जैसे पहले कहा 5% ग्रोथ रेट रही है। किस लिए रही है? क्योंकि हमने संकर मक्का के अंदर एरिया बढ़ाया है, जो अभी 60-65% है, हम अभी और आगे जाने की उम्मीद है। तो आप संकर मक्का का चयन करें। जैसे आप अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो आपको DHM 117, DHM 121 है, और CO6, CO8 करके हाइब्रिड है जो पब्लिक सेक्टर के हैं, उनका आप चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपकी राजश्री वैरायटी है जो आपकी कोल्हापुर से निकली है। ठीक है, तो ये वैरायटी, मैं वैरायटी नाम बोला, लेकिन ये भी एक वो हाइब्रिड है जो अच्छा चलता है। और इसके साथ साथ हमारे IMH 203 करके QPM का हाइब्रिड है, उसके भी आप चयन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जितने भी एकल संकर मक्का, जहाँ भी आप जाएं, सबसे पहले पैकेट पे देखें कि एकल संकर मक्का है कि नहीं है, तो उसका अगर आप चुनाव करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। और महाराष्ट्र में क्योंकि उत्पादन अभी बढ़ाने की बहुत ज़्यादा क्षमता है, तो आप अच्छी किस्म के हाइब्रिड जो मध्यम अवधि वाले हो, जो खरीफ सीजन के लिए, मध्यम से लंबी अवधि वाले रबी सीजन के लिए, और इस सीजन के लिए छोटी से मध्यम अवधि वाली किस्म को चुनाव करें। तो हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और इसी बीच एक फ़ोन कॉल और हमारे पास आया है। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार दीक्षित, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। सर, क्या सवाल है आपका? जी प्रमोद जी, अपना सवाल पूछिए। हम आशा करते हैं कि आपको सर, अपने टेलीविज़न का जो वॉल्यूम है उसे बिल्कुल कम कर दीजिए, या फिर टीवी को बंद कर दीजिए, क्योंकि जब हम आपसे बातचीत करते हैं तो आपकी बात हम तक नहीं पहुंच पाती है। ये हम ये पूछना चाह रहे थे कि अभी भारत सरकार जो है, हाँ, ये हम पूछना चाह रहे थे दोनों विशेषज्ञ से। जी बोलिए डॉक्टर साहब, आपकी बात सुनाई दे रही है। सर, हम ये पूछना चाह रहे थे कि दोनों विशेषज्ञ से कि भारत सरकार जो है ऑर्गेनिक खेती पर जोर दे रही है, और जब भी आपका ये आता है इसमें केवल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स की बात होती है। हम जानना चाह रहे हैं कि मक्के में या अमरूद में एप्रोप्रिएट जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है ये किस रूप में डालना चाहिए, ताकि हमको पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड न डालना पड़े। ठीक है, काफी अनइकोनॉमिकल भी और हैजार्डस भी। मतलब हमको गाय को पिलाना है मक्का, हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालेंगे, केमिकल डालेंगे, तो इसका रंग इफेक्ट पड़ेगा। जी सर, हम जितना इनका हमारे पास ज्ञान बात है हम आपके तक पहुंचाते हैं। देखिए, मक्का में डॉक्टर साहब हम बात करते हैं तो कैसे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करें। अगर आपको घास को गाय को खिलाने के लिए, चारे के लिए करना है, तो मक्का के साथ हमेशा ही आप जो चंवला होता है, जिसको काउपी कहते हैं, लोबिया कहते हैं, उनकी इंटरक्रॉपिंग करें। यहाँ ये सबसे लाभदायक चीज़ है, इससे कीड़े भी कम लगेंगे सर,
और दूसरा है आपको इससे जो जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा वो आपका चलेगा, और साथ ही साथ में आपको 15 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से देनी है। और जो बीज है, आजकल हमारे पास ऐसे बायो फर्टिलाइज़र है जो NPK कंसोर्शिया के नाम से आता है, और जो हमारे क्योंकि वहाँ पे हमारा मऊ में जो संस्थान है उसने डेवलप किया है, और हमने देखा है कि उन बायो फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से बीज के साथ ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जैसे बीज संस्कार कहते हैं अपन, उस संस्कार करके और उसके साथ ट्रीट करके लगा सकते हैं। साथ ही साथ में आप जो वेस्ट डिकम्पोजर है उसका 200 लीटर का आप 15 से 20 दिन के अंतराल पर बनाकर, वेस्ट डिकम्पोजर बनाने में आपको जो आपके बड़े पेड़ के पास की वह जो मिट्टी है उसको लें साथ में ही, और उसमें 1 किलो बेसन और 1 किलो गुड़ डाल के आप 200 लीटर का ड्रम आप बना सकते हैं। इससे क्या है कि जो आपके बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो हमारी चीज़ें हैं उनमें आपकी समेकित प्रबंध में आप लेग्यूम को शामिल करें, ठीक है। लेग्यूम में आपका चंवला के साथ, आप अगर गाय को खिलाना है तो चंवले के साथ उसकी खेती करें। इसके साथ साथ ही अगर आप दाने के लिए लेना चाहते हैं तो इसके साथ उड़द भी ले सकते हैं, मूंग भी ले सकते हैं और अरहर भी ले सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अरहर भी काफ़ी बहुत ऐसे होती है, और मूंगफली भी मक्का के साथ बहुत अच्छी रहती है। तो ऑर्गेनिक खाद के साथ साथ अपन इंटरक्रॉपिंग करें लेग्यूम के साथ, और साथ में बायो फर्टिलाइज़र में जिसमें आपके NPK कंसोर्शिया, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम है, उनका आप जो गोबर की खाद डालें तब भी आप इसका 20 किलो के आसपास 1 हेक्टेयर में अगर आप डालते हैं तो आपकी अच्छी रहती है। बिल्कुल आपका सवाल सही है कि हम लोग बाकी चीज़ को बताते हैं, ऐसा नहीं है कि इस चीज़ के बारे में हम बताते हैं कि आपको कम करना है, कब यूज़ करना है ताकि सेफ फूड हो, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है। बहुत अहम बात है डॉक्टर साहब। मैडम अच्छा, आपने ये पूछा था कि अमरूद में कैसे इसको करेंगे, तो मैं ये बता दूं कि यदि अमरूद की बात करें तो जब आप न्यूट्रिशन दे रहे, जब पोषक तत्व प्रदान करना है तो आप गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जब यदि इंसेक्टिसाइड आपको बनाना है तो आप नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, ये मार्केट में अवेलेबल हैं। और तीसरा ये है कि जैसे फल मक्खी वगैरह है तो उसमें फेरोमोन ट्रैप्स अवेलेबल हैं, जैसे मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप बोलते हैं, तो उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो रासायनिक जो इंसेक्टिसाइड है उसके तुलना में आपके पास कार्बनिक स्रोत उपलब्ध हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इंटरक्रॉपिंग, तो सर ने बताया कि मक्का में आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं तरह तरह की फसलों का, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अमरूद में आप इंटरक्रॉपिंग ना करें तो वो बेहतर होगा। यदि आपको ज़्यादा आय चाहिए तो आप हाई डेंसिटी सघन बागवानी करें अमरूद की, क्योंकि अमरूद में होता है अमरूद में एक बीमारी होती है जिसे हम विल्ट बोलते हैं, हिंदी में उकटा बोलते हैं। तो ये जो बीमारी का फफूंद होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ये जड़ों से प्रवेश करता है। तो जब हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा ये मतलब चांसेस होते हैं कि जड़ों में जिसे कहते हैं इंजरी, जब आप कस्सी चला रहे हैं या कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपकी रूट इंजरी हो। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप हाई डेंसिटी अमरूद लगाइए, बट इंटरक्रॉपिंग ज़्यादा मत कीजिए। और दूसरा ये होता है कि जब आप इरिगेट करते हैं इंटरक्रॉपिंग वाली क्रॉप को, तो उसमें अमरूद को अनावश्यक तौर पे पानी मिलता है, जो कि विल्ट डिजीज़ के लिए, विल्ट की बीमारी के लिए अच्छा होता है। तो उसे पनपने के लिए, रोकने के लिए आवश्यक है कि आप इस तरह के क्रियाकलाप ना करें। बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया जवाब आपने दिए मैम और सर आपने। तो हम आशा करते हैं कि आपको अपने दोनों ही सवालों का जवाब जो है वो मिल गया होगा, और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपके सवालों को भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो, ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं,
डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-113060 या 1800-113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं अमरूद के बागों की देखभाल और उसके साथ साथ हम चर्चा कर रहे हैं मक्का की खेती को लेकर। साथ ही साथ आपके सवालों को भी शामिल कर रहे हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे दोनों गेस्ट भी मौजूद हैं जो लगातार आपके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि किसका सवाल आया है। और ये सवाल हमें भेजा है दिल्ली से DS रावत जी ने। और उनका सवाल है कि हमारे जो घर में 6 से 7 फुट के अमरूद के पेड़ हैं, लेकिन इस पर अमरूद के फल नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर मधुबाला मैम, आपसे जानना चाहेंगे इस सवाल का जवाब। जैसा कि आपने बताया कि 6 से 7 फुट के हैं, तो ये एक सवाल, मेरा सवाल ये है कि ये ज़मीन में इन्होंने लगाया है या किसी तरह के गमले में लगाया हुआ है? गमले में लगाए। अच्छा ठीक है, यदि गमले में लगाया हुआ है तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप इसकी प्रूनिंग कीजिए अभी। दिस इज़ राइट टाइम। आप अभी इसकी प्रूनिंग करके उसका गमला आप चेंज कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि जब आप गमले में कोई भी फल वृक्ष लगाते हैं तो एक समस्या ये होती है कि रूट बाउंड होना, मतलब जो अवशोषक जड़ें होती है वो पूरे गमले के किनारे किनारे पूरी बढ़ जाती हैं। क्योंकि ये 6 से 7 फीट बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनका पौधा काफ़ी बड़ा है। ठीक है। दूसरा ये है कि गमला चेंज करने के बाद आप उसमें गोबर की खाद अच्छे से डालिए, नई मिट्टी डालिए और उसका ध्यान रखिए। जैसे ही इसमें नए शूट्स आएंगे, नए कल्ले आएंगे, आप आगे आने वाले सीज़न में इसमें बियरिंग होगी। मेन जो इसका कारण मुझे समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि जड़ें जो हैं इसकी काफ़ी रूट बाउंड हो चुकी है गमले से। बिल्कुल। तो हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और सवाल हमारे पास भेजा है, ये राजस्थान के सवाई माधोपुर से महेश मीणा जी ने भेजा है। उनका सवाल है कि अमरूद की फसल में क्या नैनो यूरिया और नैनो DAP का इस्तेमाल किया जा सकता है? साथ ही उन्होंने लिखा यदि हाँ तो किस डोज पर और किस अवस्था में इसका प्रयोग किया जाना चाहिए? जी देखिए, आपने नैनो यूरिया की बात की है, तो इस तरह का अभी हमने कोई ट्रायल या ऐसा कोई फाइंडिंग आई नहीं है कि इतना आपको यूज़ करना है। तो इस विषय में मैं आपको सलाह नहीं दे पाऊंगी। बट हाँ, वैसे पहले से ही नाइट्रोजन के जो उर्वरक हैं या जो ऑर्गेनिक कार्बनिक स्रोत हैं उसका आप उपयोग कर पाएंगे। ठीक है। और इसी बीच एक और सवाल हमारे पास आया और ये सर आपके लिए सवाल, और ये रतलाम मध्य प्रदेश से भेजा गया है दिनेश पाटीदार जी ने। और उनका सवाल है कि मक्का की फसल अभी लगा सकते हैं क्या, और कौन सी किस्म की जो ये फसल है वो लगानी चाहिए? साथ ही साथ क्या और कौन सी किस्म लगानी चाहिए? खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए? शुरुआत में कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए? जी पाटीदार जी और सब किसान भाइयों, क्योंकि इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले थे कि कौन कौन सी किस्में लगानी चाहिए। इसके लिए मध्यम और जल्दी पकने वाली किस्में, आप जितना लेट करोगे उतनी जल्दी पकने वाली किस्में लगानी चाहिए। और जैसा कि हमने एक रिपोर्ट में भी बताया था कि 15 मार्च से पहले आपको लगानी, और सबसे बढ़िया रहता है 20 फरवरी से पहले अगर आप लगा लेते हैं। ठीक है, तो 20 फरवरी से पहले आप लगाते हैं तो आप मध्यम अवधि तक की पकने वाली किस्में लगा सकते हैं। और अगर उसके बाद लगाने तो थोड़ा जल्दी पकने वाली किस्में लगाएं, क्योंकि मक्का को लगाने के 2 मुख्य कार्डिनल है। ठीक है, एक तो आपकी बुआई के समय टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे नहीं रहना चाहिए। अगर नीचे रहता है तो क्या रहता है, आपका मक्का का बीज सड़ जाता है। और दूसरा ये है कि आपका जब नर मंजरी आती है, जो अमूमन 45 से 50 दिन बाद आती है इस मौसम में, तो उस समय आपका तापमान 30 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। 30 से 35 डिग्री से ऊपर अगर होता है तो नर मंजरी आपकी सूख जाती है, जिसकी वजह से आपके दाने में भुट्टे में दाने नहीं बनते हैं। तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए आप मक्का लगा सकते हैं। किसी मौसम में कहीं पे भी आप मक्का लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप अभी लगा सकते हैं मक्का आपके रतलाम में, लेकिन आपके पास पानी की समुचित व्यवस्था हो वो। और आप जो मक्का का लिए इस समय बुआई जो करनी है उसमें आपको खेत की अच्छी जुताई कर दे, 2 जुताई करके और पानी लगा के जुताई करें, ताकि जो आपका खेत जब
वत्तर सोइंग करते हैं। वत्तर में मतलब ये रहता है कि आपका पानी कर दी, उसके बाद में मक्का अब जुताई कर दी तो एक डस्ट मल्च बन जाती है, धूल की एक मल्चिंग हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अंदर आप मक्का का पौधा बोए 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और पौधे से पौधे 20 सेंटीमीटर के आसपास रखें और आप बुआई कर दें 4 से 5 सेंटीमीटर गहरी। और जो आपने खाद डालना है उसमें आप अच्छे सड़ी हुई गोबर की खाद जो आपकी 5 टन के आसपास में 50 कुंटल के आसपास 1 एकड़ में, या उसके साथ साथ हम लोग जब बुआई करते हैं उस समय 1 बैग DAP और 20 किलो यूरिया और साथ में ही पोटास काफ़ी अच्छा रहता है इस मौसम में यूज करने से। 30 किलोग्राम पोटास की मात्रा बुआई के समय दे दें। और जब आपका पौधा 30 दिन का आएगा उस समय आप 1 बैग यूरिया 1 एकड़ का, और जब आपका 60 दिन का पौधा हो उस समय 1 यूरिया। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बीच एक हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, और ये दर्शक जुड़े हैं मध्य प्रदेश के श्योल से। सर क्या सवाल है आपका? सुंदरलाल जी। तो जो कनेक्शन है वो टूट गया है, संपर्क एक बार फिर से वो हमें कर सकते हैं और हम आशा करते हैं कि हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। और मैम एक आपसे सवाल था मधुबाला जी कि जिस तरह से हम अमरूद के बागों की देखभाल को लेकर बात कर रहे हैं, तो अभी कौन कौन से कृषि कार्य हैं जो किए जा सकते हैं? जी, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि जो साफ़ सफाई का काम है, काट छाट का काम है, पोषण प्रबंधन का काम है, ये सब किए जाने चाहिए। मतलब ये इसका टाइम हो चुका है। बट आगे आने वाला समय जो है वो ग्रीष्म ऋतु का समय है। तो ग्रीष्म ऋतु का समय है, एक मुख्य कार्य होता है फसल नियंत्रण का, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जो किसान भाई मानसून में अपना नया बाग लगाना चाहते हैं अमरूद का, तो उसकी जो तैयारी है वो उन्हें ग्रीष्म ऋतु में ही करनी चाहिए। तो जो बाग की ज़मीन है उसको अच्छी तरह से साफ करके जुताई करके। बिल्कुल। और इसी बीच एक फोन कॉल आया है हमारे पास, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा के यमुनानगर से, रामजी लाल जी। सवाल पूछिए अपना। सर अपनी टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए या फिर से बंद कर दीजिए। रामजी लाल जी आपको आवाज आ रही है? हाँ रामजी लाल जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने मक्के का बीज लगाना है, कौन सा लगाना है? मक्के का बीज लगाना है तो ऐसा है सर, यमुनानगर में अभी मक्का की आप बुआई कर सकते हैं। और इसमें जो वैरायटी है IMH 222, 223, IMH 227, 28 के साथ साथ आप DKC 9108, P 1899 और आप PMH 8, PMH 10 इनमें से कोई वैरायटी को चूज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी इनको लेने में कोई परेशानी हो इस रीजन में, तो हमारे संस्थान से आप संपर्क कर सकते हैं, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान से, जो लुधियाना में स्थित है। वहाँ से आप ऐसे जैसे आप इंटरनेट पर टाइप करेंगे तो किसी नंबर मिलेंगे, आपको ज़रूर सहायता मिलेगी इसके बारे में। तो हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बैक टू यू मधुबाला मैम, आपके पास आ जाते हैं और हमारा सवाल है अमरूद को लेकर ही कि क्योंकि अभी गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छा, जो हम चर्चा कर रहे थे उसको ही आगे बढ़ाएंगे। जैसा मैं बात कर रही थी कि मानसून में यदि नया बाग लगाना है तो उसकी तैयारी ग्रीष्म ऋतु से ही शुरू कर देनी चाहिए। तो इसके लिए जो बगीचे की ज़मीन है उसको अच्छी तरह से जुताई कीजिए। जितनी दूरी पर आपको लगाना है, जो किस्म लगाना है वो पहले से ही सुनिश्चित कीजिए। और उस दूरी पर आप गड्ढे पहले से खोदकर गर्मी में उनको खुला रखिए। इससे होगा ये कि जो भी आपके कीट हैं या बीमारियां उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हैं वो उस अधिक तापमान से ख़त्म होंगे। ठीक है। और दूसरा ये है कि आप जिस किस्म को ख़रीदना चाहते हैं उसके लिए आप कहाँ से खरीदेंगे, कितने पौधे आपको चाहिए होंगे, वो आप पहले से ही उसकी तैयारी करके रखिए, बुकिंग करके रखिए। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी किसान भाइयों को कि आप मानसून जब शुरू होगा आप तब वहाँ से जो भी आपको प्लांट्स हैं वो आप ले आइए और उसके बाद आप उसको कुछ समय तक अपने खेत में एक जगह नर्सरी एरिया बनाकर रखें। और निमेटोड के लिए जो दवाइयाँ हैं उससे उसका उपयोग करें, क्योंकि आजकल बहुत एक समस्या हो गई है। बिल्कुल। इसी बीच इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, नरेश जी। सवाल पूछिए सर अपना। हेलो जी सर, सवाल पूछिए। जी मैम नमस्ते, मैं नरेश प्रजापति ग्रीन सिटी क्लीन सिटी इंदौर से बात कर रहा हूँ।
जी सर, सवाल पूछिए अपना। जी, मेरा सवाल ये है, जैसे हमारे यहाँ अमरूद हैं तो फल तो लगते हैं उनमें और 4-5 साल हो गया और वृद्धि नहीं होती है, छोटे ही रह जाते हैं। और एक सवाल है कि जो फल अमरूद में फल विगलन रोग है उसकी रोकथाम और फल चित्ती रोग है तो उसमें भी मतलब जो धब्बे बन जाते हैं काले और भूरे, तो उसका उपचार कैसे करें? ठीक है जी, अभी एक सवाल मेरे मन में है कि ये आपके यहाँ अमरूद का पूरा बगीचा है या आपके पीछे के आंगन में कुछ अमरूद के पौधे हैं। तो यदि आपके यहाँ कुछ पौधे हैं आंगन में अमरूद के, तो आप उसमें बैगिंग कर सकते हैं। ठीक है, बैगिंग कर सकते हैं। और जो आप बोल रहे हैं कि छोटे छोटे फल होते हैं, तो उसके वो ये दर्शाता है कि आप एक तो आपने काट छाट अच्छे से नहीं की है, बहुत समय से आपने उसको उसी तरह से बढ़ने दिया है, और दूसरा ये दर्शाता है कि उसमें पोषक तत्वों की कमी है। तो आप गोबर की खाद डालिए और उसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश का भी उपयोग कीजिए। और एक आपने बताया जो रोगों के बारे में आपने बताया, तो उसके लिए आपको बेविस्टीन का स्प्रे करना पड़ेगा 0.1%। इसके अलावा आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और भी दर्शकों के सवालों को हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में। और आज हम बात कर रहे हैं अमरूद और मक्के की खेती को लेकर, तो और आपके सवालों को भी ले रहे हैं, साथ ही साथ आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश भी कर रहे हैं। और चलिए अब देख लेते हैं कि कौन सा सवाल कहां से आया है। तो ये सवाल हमारे पास आया है रामनगर से, और मध्य प्रदेश के रामनगर से नरेश प्रजापति ने भेजा है कि जो फल विगलन रोग है उसकी रोकथाम कैसे होनी चाहिए। फल चित्ती रोग है, इस रोग में फलों पर भूरे और काले रंग के धब्बे बनने लगते हैं, तो उपचार बता दीजिए। जी, अभी ही मैंने इसके बारे में चर्चा की। तो इससे पहले वाले जो कॉलर थे उनको मैंने बताया कि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं 0.1%, और उसके साथ साथ बेविस्टीन का भी स्प्रे कर सकते हैं 0.1%। ठीक है, और सर आपके पास आ जाते हैं, अब मक्का को लेकर भी कुछ बातचीत कर लेते हैं कि कौन सी उपयुक्त किस्म है मक्का की जो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे, और साथ ही साथ कि किस तरीके की खाद होनी चाहिए, किस तरीके के बीज होने चाहिए, ओवरऑल ये जानकारी हम आपसे चाहते हैं। देखिए, काफ़ी किस्मों के बारे में मैंने बता दिया। PMH 8, PMH 10, PMH 11 है, उसके बाद में आपकी DKC 9108 है, P 1899 है, और साथ ही साथ में आपकी IMH 222, 223 और 227, 228 ऐसी किस्में हैं जो इस सीज़न के लिए उपयुक्त हैं दाने के लिए। और अगर बेबी कॉर्न के लिए लेना चाहे तो आपको बेबी कॉर्न में आपकी शीशु करके एक मक्का है जो पूसा संस्थान ने डेवलप की है, उसमें आपको नर झंडे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही मार्केट में जो भी बिना झंडे वाली मक्का रहती है उसको आप चुनाव कर सकते हैं। तो इसके जो मैंने ख्याल और उसकी तैयारी के बारे में बताया था, आपको 60 सेंटीमीटर पे लाइनों से लाइनों की दूरी पे और 20 पौधे से पौधे की दूरी आपको रख के बीज की बुआई करनी है। साथ ही साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात मेरी ये है कि अगर आप जो मक्का अभी किसान भाई काटेंगे रबी मौसम में, उसमें ये जानकारी ज़रूर रखें कि आपको जो मक्का है पौधा काटा है, भुट्टे उसमें निकालें तो उनकी एक साथ ढेर नहीं करें, क्योंकि उस एक साथ ढेर करने से क्या होता है उसमें एफ्लाटॉक्सिन डेवलप होता है और इसकी वजह से आपको भाव कम मिलता है और वो सबके लिए अच्छा नहीं है। पोल्ट्री वाले, इंडस्ट्री वाले भी उसका भाव अच्छा नहीं देंगे आपको,
ना बायोइथेनॉल इंडस्ट्री वाले देंगे, ना आपको स्टार्च वाले देंगे। तो आप उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप जब पौधा हरा है, भुट्टा आपका सूख गया है, तब आप उसके भुट्टे को तोड़ लें और उसको फर्श पे अच्छे से सुखा के, और जब दाने की मात्रा जिससे भुट्टे आपस में बजने लग जाएं, तो 15 से 17, 15 से 20% उसमें मॉइस्चर रहता है, तब आप उसमें से दाने से भुट्टे से दाना छुड़वाएं। और फिर उसके बाद में उसको 15% तक लाने के बाद आप इसकी विपणन करें, तो आपको दाम भी अच्छा मिलेगा और मार्केट में जो भी इंडस्ट्री है वो आपके यहाँ से खरीदने के लिए हमेशा इच्छुक रहेगी। तो मेरा ये एक मुख्य सुझाव है। बिल्कुल। और सर जैसा कि अभी हमने सवाल किया कि खाद के लिए क्या कुछ करना चाहिए, और साथ साथ अगर कुछ बीमारी हो जाती है, कीट बीमारी हो जाती है, या फिर खरपतवार प्रबंधन कैसे करना चाहिए, इन सवालों के जवाब भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, ऐसा है, देखो खाद का प्रबंधन मैंने बता दिया, 1 बैग DAP और 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो यूरिया और 30 किलो पोटास बुआई के समय देना है। उसके बाद में एक बैग 1 एकड़ का बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में आपको एक बैग यूरिया आपको जब घुटने तक की अवस्था और जब आपके पौधा नरमंजरी आ रही हो तब देना है। अगर आप बात करें खरपतवार प्रबंधन की, पहले क्या था कि हमारे पास केवल हम हाथ से ही करते थे, और वो अगर किसान भाई के पास है सबसे बढ़िया है। मक्का में अगर आपसे हाथ से निराई गुड़ाई करते हैं तो मक्का की फसल की बढ़वार बिल्कुल अच्छी रहती है। 20 और 40 दिन पे आप निराई गुड़ाई करें। और इसके साथ साथ ही अगर हमारे पास निराई गुड़ाई का नहीं है। जी 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 जी। इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से। सवाल क्या है आपका? वकील अहमद जी सीतापुर से जुड़े हैं। सर सवाल पूछिए अपना। वकील अहमद जी, सर क्या आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? हेलो। जी जी जी, सवाल कीजिए सर। नमस्कार। हम जानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पेड़ लगा हुआ है अमरूद का घर पे। जी हाँ जी, आगे बोलिए। जैसे हमारे यहाँ अमरूद का पेड़ लगा हुआ है जैसे घर पे। अच्छा, तो उसमें समस्या क्या है सर, आप बताएं। फल कब तक आएंगे? अच्छा, फल कब तक आएंगे? वकील अहमद जी, अमरूद का जो पौधा होता है तो वो सामान्यतः 4 साल के बाद, 3 से 4 साल के बाद उसमें फूल और फल लगना शुरू हो जाते हैं। तो यदि आपका पौधा छोटा है तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, और यदि आपका पौधा बड़ा हो चुका है उसके बाद भी उसमें थोड़ी बहुत समस्या है तो आप उसको ये देखिए कि उसके आसपास कहीं जल जमाव तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप बोल रहे हैं घर के पीछे हैं, तो हमें सामान्यतः ये होता है कि आंगन में होता है तो नाली का पानी या इस तरह का जो जल निकासी होती है वो पौधों के आसपास होती है, तो उस तरह का जल जमाव अमरूद के पेड़ के आसपास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अच्छी तरह से गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें, जल निकास का प्रबंधन करें। इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद डालें, और यदि आपके यहाँ फिर भी कुछ समस्या है तो आपको कुछ मतलब स्पेसिफिकली करना होगा। वैसे अमरूद में फल ना आने की समस्या नहीं होती है। बिल्कुल। तो वकील अहमद जी, हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और सर अब हम आपके पास आ जाते हैं। शंकर जी, हमारा सवाल है कि मक्का की जो अभी फसल खड़ी हुई है इस जैसे कि रबी किस्म की, तो इसके लिए क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, जो अभी रबी मौसम में जो मक्का खड़ी हुई है उसमें आपका दाना भराव की अवस्था है, और क्योंकि आप जान रहे हैं कि किसी भी समय टेम्परेचर सूटअप हो सकता है, तो आप जब इस समय अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आपको ज़रूर पानी देना है। और पानी देने में ये ध्यान रखना है, अगर हवा चल रही है तो आप ज़्यादा पानी नहीं लगाए, नहीं तो मक्का गिर भी सकती है। ठीक है। तो और दूसरा ये है कि जिसकी अगर नरमंजरी आई है तो उस समय आप 1 बैग यूरिया DAP का यूरिया ज़रूर दें पौधे पे, ताकि आपका दाने सुडौल बनेंगे और दाने का अबॉर्शन नहीं होगा, तो ऊपर से आपका भुट्टा खाली रह जाता है, वो भुट्टा आपका खाली नहीं रहेगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण मैंने बताया, कटाई के समय ज़रूर सावधानी रखनी चाहिए। इसको एक साथ ढेर नहीं लगाना चाहिए, और बिल्कुल जो इसमें फफूंद बन जाती है उसको बनने से रोके, ताकि आपको विपणन में अच्छा ही रहे। एक टॉपिक छूट गया था हमारे से कि कैसे इसमें खरपतवार का प्रबंधन करें। तो हमारे पास पहले ये था कि कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं थी, हालांकि हम लोग 2 निराई गुड़ाई करके 20 और 40 दिन पे अगर निराई गुड़ाई करते हैं तो कोई खरपतवार की समस्या नहीं रहती है। तो इसके अलावा भी हमारे पास सॉल्यूशन है। खड़ी फसल के अंदर हम टोप्रामेजोन जो आपका 35 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या टेम्बोट्रियोन जो 115 ml प्रति एकड़ के हिसाब से अगर इसको डालते हैं
तो आपके खेत में जितने भी खरपतवार हैं लगभग खरपतवार आपके ख़त्म हो जाएंगे। और जहाँ पे आपकी मोथे की समस्या ज़्यादा है वहाँ आपको हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल है वो उसका छिड़काव करना चाहिए, जो 67 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे आप खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। कीड़े की समस्या में अगर देखें दीपशिखा जी, बिल्कुल, तो अमूमन मक्का में ये होता है कि अभी जो एक कीड़ा आया है फाल आर्मीवर्म वो है, और दूसरा प्रौढ़ मक्खी है जो इस समय मुख्यतः आती है। तो प्रौढ़ मक्खी के लिए कंट्रोल के लिए आपको बीजों उपचार करके लगाना है। 4 से 6 ml प्रति किलोग्राम बीज को इमिडाक्लोरपिड से ट्रीट करें। बिल्कुल बिल्कुल। और जो दूसरा वाला है उसके लिए आप पौधे की गोप में आता है, ठीक है, तो ये 20 दिन बाद आता है, तो लगभग आपको इसका जरूर ध्यान रखना है। और पौधे की गोप में ही जो भी आप करें पौधे की गोप के अंदर सेंटर में रख के आप दवाई का छिड़काव करें। ठीक है। तो काफी सारे सवालों का जवाब जो है हमारे गेस्ट ने लगातार हमारे दर्शकों को दिया है और हमारे भी सवालों का जवाब दिया है, और ये जानकारी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। अमरूद और मक्का को लेकर आज हमने बातचीत करी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का हमारे शो पर पधारने के लिए और हमारे दर्शकों के हर सवाल का जवाब देने के लिए। डॉक्टर मधुबाला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शंकर लाल जाट जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सभी का। तो हम हर बार की तरह से आपके लिए हर एपिसोड में 2 नए विषय लेकर आते हैं, और अब हम आपको बता देते हैं कि हमारा जो अगला एपिसोड आएगा उसमें हमारे अगले 2 विषय कौन कौन से होंगे। तो हमारा जो अगला विषय रहेगा वो रहेगा कृषि में महिलाओं का योगदान। और इसके साथ ही अगर आप हमारे पास कोई सवाल भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा जो कॉलर नंबर है वो है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और कोई सवाल है आपके पास तो वो हमें भेज सकते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से ये तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।